अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज अहमद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स पाक। दोस्तों, सीजन 2 एपिसोड 52 की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि तोगाय के कबीले से जाने के बाद उस्मान साहब उमर बे से काफ़ी गुस्से में कह रहे होते हैं कि आखिर आपने मलहून खातून को निकोला के किले क्यों जाने दिया। आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस गलती से आपकी बेटी को जान को खतरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के सामने लाता रहूँ। फिर उस्मान साहब उमर बे से कहते हैं कि मैं सारे सरदारों को इकट्ठा करूँगा और तोगाय के खिलाफ मंसूबा बनाऊँगा। इसलिए आज के बाद से आप मेरे इल्म में लाए बगैर कोई भी हरकत या कार्रवाई नहीं करेंगे। इधर दूसरी तरफ किले में मलहून की हिफाजत पर एक सिपाही मलहून को लेटा हुआ देखकर उसके पास आता है। फिर तभी अचानक मलहून खातून उस पर हमला करके उसे मार देती है। फिर वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। इधर किले के बाहर मलहून खातून के सिपाही मलहून खातून को किले से बाहर निकालने के लिए आए हुए होते हैं, लेकिन तभी सलीबी सिपाही उन पर हमला करके उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। इधर मलहून खातून कैद खाने से बाहर निकल रही होती है। तभी हिलर मलहून के सिपाही अलेजा के गले पर खंजर रखकर कहती है, मलहून अपने हथियार नीचे डाल दो। मलहून अपने सिपाही को कैद देखकर अपने हथियार डालने पर मजबूर हो जाती है। इधर उस्मान साहब सभी सरदारान से बात कर रहे होते हैं। उमर बे कहते हैं कि मेरी बेटी काफिरों के हाथों में है, आपने क्या फैसला किया है। उस्मान साहब कहते हैं कि उमर साहब, आप उस समय हमारे मेहमान रहे, आपकी बेटी को कैसे बचाना है वो मैं तय करूंगा। गुंदूज बे कहते हैं कि हम मलहून खातून को काफिरों के हाथ में नहीं छोड़ सकते। फिर उमर बे कहते हैं कि मुझे ऐसे मेहमान नवाजी की ज़रूरत नहीं है उस्मान साहब, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। उस्मान साहब अपने सिपाही से कहते हैं कि इन्हें अपने खेमे तक ले जाएं। इसके बाद उस्मान साहब सभी सरदारान से बात करते हैं कि मैं तबादले वाले जगह पर पहले ही पहुंच जाऊंगा। कुछ सिपाही आरिस को लेकर आएंगे और अगर निकोला ने कुछ गद्दारी की तो मैं उसे गर्दन से दबोच लूंगा। वहां मौजूद दुनदार मानिखेज अंदाज में सर हिलाते हैं। फिर उस्मान साहब अपने कुछ सिपाहियों के साथ तबादले वाले जगह के लिए रवाना होते हैं, जबकि आरिस को गोकतुक और जराकुटाई के साथ भेजते हैं। लेकिन तोगाय एक जगह पर उनका घात लगाए बैठा होता है। जैसे ही गोकतुक उस जगह पहुंचते हैं, तोगाय उन पर तीर से हमला कर देता है। तीर सीधा जाकर आरिस के सीने पर लगता है, जिससे आरिस नीचे गिर जाता है। गोकतुक कहता है, आरिस को बचाओ, अगर इसे कुछ हो गया तो हमें उस्मान साहब के गजब से कौन बचाएगा। जराकुटाई कहता है, जनाब, आरिस नहीं बच सकता। इधर उस्मान साहब घात लगाए बैठे थे और अपने साथियों से कहते हैं कि मलहून को महफूज करने के बाद मेरे इशारे के मुंतजिर रहना, आज हम निकोला का काम तमाम करेंगे। फिर साल्दुक वहां पहुंचता है और कहता है कि जनाब गवर्नर आरिस। उस्मान साहब पूछते हैं कि क्या हुआ आरिस को। साल्दुक कहता है कि गवर्नर आरिस रास्ते में मारा गया। यह सुनकर उस्मान साहब साल्दुक को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं और उस तरफ बढ़ते हैं जहां आरिस और दीगर सिपाही मौजूद होते हैं। इधर सारे सिपाही सर झुकाए खड़े होते हैं। कुंदूज कहते हैं कि इसमें किसका हाथ हो सकता है। उस्मान साहब कहते हैं कि अगर ये काम निकोला ने नहीं किया तो जरूर तोगाय का काम हो सकता है। इसी दौरान एक सिपाही आता है और कहता है कि जनाब, निकोला आ रहा है। निकोला अपने सिपाहियों के साथ चंद कैदियों को लेकर आता है, जिनके चेहरे धापे हुए होता है। जब उस्मान और निकोला आमने सामने होते हैं, तब निकोला कहता है कि गवर्नर कहाँ हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि जब हमारे सिपाही गवर्नर को लेकर आ रहे थे, तब किसी ने गवर्नर पर हमला करके उसे मार दिया। यह सुनकर निकोला गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि तुमने यह काम नहीं किया तो किसने किया। उस्मान साहब कहते हैं कि उसी ने किया जो हमें जाल में फंसाना चाहता है। फिर उस्मान साहब के कहने पर सिपाही गवर्नर की लाश को लेकर निकोला के पास आते हैं। उस्मान कहते हैं कि अभी मलहून को मेरे हवाले कर दो,
बाकी हिसाब जंग के मैदान में बराबर कर लेंगे। फिर जब सिपाही कैदी के सर से कपड़ा हटाते हैं तो वहां मलहून और उसके सिपाही की जगह पर कोई और होता है। उस्मान उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। निकोला कहता है कि मलहून अभी भी मेरे कब्जे में है। गवर्नर का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। मलहून के हवाले से मेरे पैगाम के आने का इंतजार करना। अभी अपने सिपाही को लेकर पीछे हट जाओ। उस्मान अपने सिपाही से हथियार नीचे रखने को कहते हैं। निकोला के जाने के बाद उस्मान साहब काफी गुस्से के कैफियत में तलवार जमीन पर रखकर चिल्लाते हैं। इधर किले पहुंचकर निकोला गुस्से से कहता है कि जब मैं उस्मान की शाख खराब करने वाला था तब गवर्नर को किसने मारा। तोगाय सेब खाता है और कहता है कि इससे तुम्हें फायदा होगा निकोला। जब उस्मान खाली हाथ कबीले पहुंचेगा तो उमर बे उस्मान को आंख दिखाएंगे। निकोला गुस्से से तोगाय की तरफ देखता है। तोगाय कहता है कि मेरे अलावा ऐसी हरकत और कौन कर सकता है। मैं उमर बे को जानता हूं। तुम देखना कि उमर और उस्मान के बीच तकरार होगा और जब तुम सोगूत पर हमला कर रहे होगे तो उमर बे उस्मान का साथ नहीं देंगे। इधर कबीले में उमर बे उस्मान साहब से पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। उस्मान उन्हें सारा वाकया बताते हैं। फिर उमर बे काफी गुस्से से कहते हैं कि आप मुझे अपने साथ नहीं ले गए और खुद भी खाली हाथ चले आए। बहुत हुई आपकी मेहमान नवाजी। अब मैं अपने कबीले लौटना चाहता हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से काम करूँ। इसी दौरान बुरान उस्मान साहब के पास एक पैगाम लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि कल निकोला मलहून खातून को शिकारगाह में लेकर आएगा। पैगाम पढ़ने के बाद उस्मान साहब उमर बे से कहते हैं कि मेहमान नवाजी खत्म होगी लेकिन आप कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये मामला मैं अपने हिसाब से हल करूंगा। उस्मान गुंदूज बे से कहते हैं कि सिपाहियों को तैयार करो। कल हम निकोला और उसके सिपाहियों का खात्मा करके मलहून खातून को वहां से निकाल लेंगे। गुंदूज बे कहते हैं कि आप फिक्र ना करें। कल हम सुबह सूरज निकलने से पहले ही वहां पहुंच जाएंगे और दुश्मनों का खात्मा कर देंगे। लेकिन जब उस्मान साहब वहां पहुंचते हैं तो यह निकोला की तरफ से महज एक धोखा होता है। जहां निकोला के सिपाही उस्मान साहब पर घात लगाए होते हैं। उस्मान साहब जब शिकारगाह में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जुल्फकार शहीद हो चुका है, जिसने उस्मान साहब को यह पैगाम भेजा था कि निकोला मलहून को शिकारगाह में लेकर आएगा। जुल्फकार उस्मान साहब का जासूस होता है जिसके बारे में निकोला को पता चल जाता है। इसलिए निकोला ने जुल्फकार के जरिए उस्मान साहब के साथ एक खेल खेला। यहाँ निकोला के सिपाही उस्मान साहब के सिपाही पर हमला कर देते हैं। फिर दोनों सिपाहियों के बीच मुठभेड़ होता है। उस्मान के सिपाही रूमी सिपाहियों को जहन्नुम रसीद कर देते हैं। गार से बाहर आने के बाद उस्मान साहब काफी गमजदा होते हैं कि एक एक करके निकोला ने उनके सभी जासूस को बेनकाब कर दिया। इधर उमर बे अपनी बेटी के लिए निकोला के पास आते हैं। निकोला उमर बे से कहता है कि मुझे आपके बेटी से कोई मतलब नहीं। मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ, वो है उस्मान। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे दोस्ती कर ले, फिर हम मिलकर सबसे पहले तो घातों का सामना करेंगे, फिर आप उस्मान को अपने काबू में कर लेना। फिर हेलन मलहून खातून को लेकर आती है। मलहून अपने बाबा से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। तभी निकोला कहता है तो आपने क्या सोचा है उमर साहब? आप मेरे साथ तिजारत करेंगे जिससे हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उमर बे कहते हैं कि मैं आपको कबीले जाकर इस बारे में बताऊंगा। फिर मलहून खातून अपने बाबा के साथ वहां से चली जाती है। उस्मान साहब और बाला उमर बे से मिलने आते हैं। मलहून को देखकर दोनों शौक रह जाते हैं कि मलहून यहाँ कैसे आ गई। फिर उमर बे उस्मान साहब से सारी बात बताते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि गवर्नर का मारा जाना और मलहून खातून को इतनी आसानी से रिहा करना, जरूर निकोला और तोगाय मिलकर हमारे साथ कोई चाल चलने वाले हैं। फिर उस्मान साहब के जाने के बाद मलहून उमर बे से कहती है तो आप निकोला से दोस्ती करने जा रहे हैं और उसे 400 घोड़े देने जा रहे हैं। उमर बे कहते हैं कि मैं निकोला को 400 घोड़े दूंगा, फिर साथ में उस घोड़े को ट्रेनिंग देने के लिए
किले के अंदर अपना आदमी भेजूंगा और वो होगी तुम। फिर हम किले पर हमला कर देंगे और तुम किले का दरवाजा खोलोगी। जिस अनागोल किले का ख्वाब ओस्मान देख रहा है, उस किले को हम अकेले ही फतह कर लेंगे। यह सुनकर मलहून खुशी से कहती है कि अच्छा, तो आप इसलिए निकोला से दोस्ती करने जा रहे हैं। इधर सोगुत में दूनदार पेट्रोस से बात कर रहा होता है कि निकोला और तोगाय मिलकर ओस्मान साहब के खिलाफ काम कर रहे हैं। तभी वहां मलहून खातून पहुंच जाती है और पेट्रोस से कहती है कि मुझे 400 घोड़े चाहिए, हमें निकोला को 400 घोड़े देना है। फिर पेट्रोस कहता है कि ओस्मान साहब के दुश्मन को घोड़े नहीं दे सकता मैं। इस बात को यहीं ख़त्म कीजिए खातून। फिर मलहून खातून वहाँ से चली जाती है। इधर ओस्मान साहब सोगुत बाजार का जायजा लेने के लिए आए हुए होते हैं। दुनदार उन्हें मलहून के बारे में बताते हैं तो ओस्मान साहब काफ़ी गुस्से से कहते हैं, अच्छा, तो उमर साहब निकोला के साथ तिजारत कर रहे हैं, तो इसलिए निकोला ने मलहून को रिहा किया। मलहून सोगुत बाजार से जा रही होती है। तभी ओस्मान साहब उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आप निकोला के साथ तिजारत कैसे कर सकती हैं, और वो भी बिना मेरे इजाज़त के। उससे तिजारत या समझो कि आपने मुझसे दुश्मनी ले ली। ओस्मान साहब गुस्से में आग बबूला हो रहे होते हैं और कहते हैं कि जाओ अपने बाबा को बता दो कि इसमें मेरी रजामंदी नहीं है, और उन्हें यह भी बता देना कि वह ओस्मान के गुस्से से दूर रहे। फिर मलहून खातून वहां से चली जाती है। इधर बोरान की शादी गोंचा से होने वाली है। सभी लोग शादी की तैयारी में लगे होते हैं। बोरान काफी खुश नजर आते हैं। इधर उमर बे ओस्मान साहब के मना करने के बाद भी उनके पास जो घोड़ा होता है, उतने ही घोड़े को लेकर अपनी बेटी को निकोला के पास रवाना कर देते हैं। फिर ओस्मान साहब के सिपाही ओस्मान को बताते हैं कि हुजूर मलहून घोड़े को लेकर किले के लिए रवाना हो गई है। यह सुनकर ओस्मान साहब कहते हैं कि आखिरकार उमर बे ने हमारी बात नहीं मानी। फिर ओस्मान साहब कहते हैं कि आप लोग बोरान की शादी की तैयारी करें, मैं मलहून खातून को किले पहुंचने से रोकता हूं, नहीं तो निकोला उन घोड़ों का इस्तेमाल करके हमारे सिपाहियों को मारेगा। फिर ओस्मान साहब मलहून की तलाश में रवाना हो जाते हैं। फिर बोरान और गोंचा अपने कारवा के साथ जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी वहां तोगाय बाजंतीनी सिपाहियों के साथ उनके कारवा पर हमला कर देता है। तोगाय तीर चलाता है और कहता है कि यह मौत का तीर है। तीर सीधा जाकर गोंचा खातून को लग जाता है। बोरान सिपाही देखकर परेशान हो जाता है और वह गोंचा की तरफ दौड़ता है। तोगाय फिर दूसरा तीर मारता है, लेकिन सामने अब्दुल रहमान गाजी आ जाते हैं और वह तीर उन्हें जाकर लग जाता है, जिससे सारी खुशियां गम में बदल जाती हैं। इधर दूसरी तरफ ओस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ मलहून का रास्ता रोक लेते हैं। ओस्मान को देखकर मलहून खातून दंग रह जाती है और सोचती है कि आखिरकार ओस्मान को हमारी रवानगी का पता कैसे चल गया। क्या मलहून खातून निकोला के पास जाने के लिए ओस्मान साहब और उनके सिपाहियों के साथ जंग करेंगी? जानने के लिए अगला एपिसोड देखें।